आज हम पढ़ेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये एक संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये हमारे सिलेबस में मेंशन है GS2 में। ठीक है, हमें पढ़ना है संवैधानिक बॉडीज़ के बारे में और इनका पावर, इंडिपेंडेंस, इनके साथ क्या इश्यूज़ हैं, इनके जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं उस पर सवाल पूछता रहता है। तो आज का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है UPSC प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए तो है ही। लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है और ख़ास करके इलेक्शन कमीशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कभी दोनों को मर्ज कर देगा, या फिर जो मैनिफेस्टो है उस पर सवाल पूछ लेगा, या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है RPA है 1950 और 1951 का जो एक्ट है इस पर क्वेश्चन पूछ देता है। तो आज के टॉपिक में हम क्या करेंगे, इस बॉडी के बारे में हम लोग अच्छे से पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा आर्टिकल है कौन सा है, अपॉइंटमेंट, रिजिग्नेशन, ठीक है ना, कंपोजिशन, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग, और कई सारे क्वेश्चन मैंने प्रीलिम्स के लिए भी ऐड किए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक बॉडी है। इसका मतलब ये है कि संविधान किस एक आर्टिकल के द्वारा बनाया गया होगा। वो आर्टिकल है 324। आर्टिकल 324 बनाता है इलेक्शन कमीशन को और इसको पावर देता है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इन सब का इलेक्शन करवाने का। पार्लियामेंट का मतलब ये है कि लोकसभा, राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होंगे इलेक्शन कमीशन करवाएगा। इसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर में जो विधान परिषद है और विधानसभा है दोनों का चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाएगा। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है उसका चुनाव भी यही करवाएगा। मगर एक बात ध्यान से सुनना, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता। उसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है। तो पंचायत म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन राज्य स्तर का इलेक्शन कमीशन करवाता है। क्लियर बात? तो ये बातें हो गई। 73rd अमेंडमेंट के जरिए इस संवैधानिक बॉडी को बनाया गया था। जिस तरह से सेंट्रल लेवल पर एक फाइनेंस कमीशन है उसी तरीके से स्टेट लेवल पर भी एक फाइनेंस कमीशन है, उसको भी 73rd अमेंडमेंट के जरिए ही बनाया गया था। मेन काम है इलेक्शन कमीशन का कि हमारे देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। ये एक परमानेंट, इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमस बॉडी है। ओके, अब आती है बात आगे कि इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, कंपोजिशन होता है, उसके बारे में। तो आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करे। इलेक्शन कमिश्नर में एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी होते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स। अभी 3 हैं, मतलब कि एक CEC और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे इसका नंबर भी प्रेसिडेंट ही फिक्स करता है। बेसिक सा क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC आपसे कि स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज डिटरमाइंड बाय होम? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, और आपको 2 और दे देगा ऑप्शन बना करके। आंसर आपको पता है। ओके, तो कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो प्रेसिडेंट तय करेगा। ओके, एज पर द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। करेंटली अभी जो लिमिट है वो 5 की है। एक हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 हो जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर्स। ये मैक्सिमम लिमिट है, 5 मैक्सिमम हो सकता है। अभी कितने हैं? अभी 3 हैं, एक CEC और 2 इलेक्शन कमिश्नर। इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी। एक सिलेक्शन कमेटी होता है, वो नाम चुन करके प्रेसिडेंट को रिकमेंड करता है, प्रेसिडेंट उसी नाम को अपॉइंट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो होंगे, और एक कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे जिसको PM अपॉइंट करेगा। अब सोचो, 3 मेंबर के सिलेक्शन कमीशन में मेजोरिटी है गवर्नमेंट की। PM तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ही, जो कैबिनेट मंत्री है वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो यहाँ पर जनरली जो पार्टी सत्ता में है उसी की बात चलती है।
उसी का फेवरेट पर्सन इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाया जाता है कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे हैं वो गवर्नमेंट के लॉयलिस्ट हैं, गवर्नमेंट की अनुकंपा पे वो अपॉइंट हुए हैं, इसीलिए वो इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन न करवा करके हो सकता है कि वो गवर्नमेंट का पक्ष लें, गवर्नमेंट का एजेंडा फुलफिल करवाएं। इतनी बात समझ गए? चलो, अब आती है बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो भी इलेक्शन कमिश्नर होंगे दे मस्ट हैव हेल्ड अ सेक्रेटरी लेवल पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पास इंटीग्रिटी और इलेक्शन मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकी सैलरी होती है सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बराबर की सैलरी। इनका टर्म होता है 6 साल का, या जब तक कि ये 65 साल की उम्र के ना हो जाएं तब तक। मेरे को ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो आखिरी एज, रिटायरमेंट एज है कितनी है, और हाई कोर्ट के जज की कितनी है? दोनों का अलग अलग है, से मैंने पूछा है अलग अलग से। ओके, तो आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और इलेक्शन कमिश्नर हैं ये दोनों रीअपॉइंट नहीं हो सकते, मगर इलेक्शन कमिश्नर प्रमोट होकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकता है। अगर ऐसा होता है तब भी उसका टेन्योर 6 साल से पार नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर है जो 4 साल तक इलेक्शन कमिश्नर बन करके रहा, बाद में इसको प्रमोट कर दिया गया, तो केवल ये 2 साल तक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन के रहेगा। ये नहीं कि 6 साल फिर से एंजॉय किया, नहीं, टोटल टेन्योर 6 साल का है। ओके, अब आती है बात रिमूवल की। तो जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही दिया गया है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही रिमूव हो सकता है। बाकी जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चीफ के रिकमेंडेशन पर रिमूव किए जा सकते हैं। सो 2 इलेक्शन कमिश्नर डू नॉट एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। बात क्लियर? ये इशू है। जहां जहां पर इशू रहेगा वहां पर मैं आपको यही बताता चला जाऊंगा, ताकि अंतिम में हम जब पढ़ेंगे ना कि व्हाट आर द इश्यूज जो ट्रबल करते हैं इस बॉडी को, तो आपको सारे पॉइंट रिकॉल हों कि सर ने ये बातें पढ़ाई थी। ओके, अब देखो, अगर किसी को इस्तीफा देना हो तो राष्ट्रपति को साइन करके, लेटर लिख करके वो इस्तीफा दे सकते हैं। अब आती है बात कि क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इक्वल हैं क्या? तो एक केस आया था 1995 में, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस टीएन शेषन। टीएन शेषन ऐसे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं जिनका नाम आज भी लिया जाता है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक गवर्नमेंट बॉडी से हटा करके इनको एक संवैधानिक बॉडी का दर्जा दिलाया। मतलब संवैधानिक बॉडी तो था ही, वो दर्जा इसको नहीं मिला हुआ था। तो ये एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरह काम किया करता था पहले। ओके, तो उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सीईसी है और ईसी है दे आर इक्वल। ओके, हाँ, ये बात अलग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर है रिकमेंड करने का कि उनको हटा दो, उनको रिमूव कर दो, मगर ये पावर उनको इसलिए दिया गया है ताकि उनको शील्ड कर सकें, नॉट टू यूज इट अगेंस्ट देम। ओके, ये चीज़ है। दूसरी बात, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कोई मतभेद होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो मेजॉरिटी से निर्णय लिया जाएगा। समझ गए बात? यही काम होता है आरबीआई में भी। जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड होती है तो वहां पर वोटिंग की जाती है और मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। आरबीआई का गवर्नर सबसे अंतिम में वोट करता है। अगर वो हो गया ना, अगर इक्वल हो गया ना, तभी जाकर के आरबीआई गवर्नर वोट करेगा, वरना नहीं करेगा। अब आती है बात इंडिपेंडेंस की, कि इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो पहला प्रावधान ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है। इलेक्शन कमिश्नर को केवल और केवल उसी मैनर में रिमूव किया जा सकता है जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा, और उसी ग्राउंड पर जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होगा। तो मैनर और ग्राउंड दोनों सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं।
ओके, इसका मतलब ये है कि जिस तरह से इम्पीचमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, वैसा ही प्रोसीजर इनके केस में भी फॉलो किया जाएगा। मतलब कि उनको प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे अगर लोकसभा राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देता है स्पेशल मेजोरिटी से तो। अच्छा, ये ग्राउंड कौन से हैं? ये ग्राउंड है मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इस दो ग्राउंड पर इनको रिमूव किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भले ही इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, मगर प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो पद पे नहीं रहते। अगर प्रेसिडेंट चाह ले तब भी उनको रिमूव नहीं कर सकता जब तक कि उनको पार्लियामेंट का सैंक्शन न मिलता है। समझ गए बात? अब आती है बात इनकी, अगर एक बार इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट कर दिया गया तो उनको हटाए जाने तक उनका सर्विस कंडीशन उनके विपक्ष में नहीं मतलब उनका पावर रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उनकी सैलरी रिड्यूस नहीं की जा सकती, उनका सर्विस कंडीशन चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, और बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको बिना चीफ के रिकमेंडेशन को तो रिमूव ही नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजन लिखे गए हैं कि किस तरह से इनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड किया गया। अब क्या क्या पावर है इलेक्शन कमिश्नर का? सबसे पहला पावर तो ये है कि वो डिसाइड करते हैं टेरिटोरियल एरिया, मतलब कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए जो कंस्टिट्यूएंसी होगा वो एक डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पास किया जाता है। इसी एक्ट के जरिए एक डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। वो कमीशन टेरिटरी डिसाइड करता है, रिकमेंड कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हाँ ये टेरिटरी, ये विधानसभा हो गया क्षेत्र हो गया, ये लोकसभा क्षेत्र हो गया, इस तरह से। दूसरा, इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करेगा, उसको रिवाइज करेगा। अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, वो इलेक्शन कमिश्नर अपने इसी पावर के अंदर करवा रहा है। इसमें किया क्या जा रहा है? इसमें यह हो रहा है कि बहुत से लोग जिनके पास वोटर आईडी कार्ड था, जो डेड हो गए हैं, उन सबको इस लिस्ट से रिमूव किया जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि बिहार के इलेक्शन में अभी जो वोटर परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहले के मुकाबले बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे जो बोगस वोटर कार्ड थे वो सब रिमूव कर दिए गए। ठीक है ना। दूसरी बात, सारे एलिजिबल वोटर को रजिस्टर करेगा, इलेक्शन का डेट नोटिफाई करेगा, शेड्यूल नोटिफाई करेगा। कौन करेगा? इलेक्शन कमिश्नर ही करेगा। इसके साथ साथ पोल एक्सपेंडिचर का लिमिट कितना होगा, मतलब कि एक कैंडिडेट को कितना खर्चा करना है, वो इलेक्शन कमिश्नर ही डिसाइड करता है। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देना, उनको सिंबल अलॉट करना, अगर सिंबल में कोई डिस्प्यूट हुआ है तो उसको सुनना भी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इशू करना और उसको इन्फोर्स करने का काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। ओके, जब चुनाव चल रहे होंगे तो इसको कंडक्ट कराएगा, इसको सुपरवाइज कराएगा। ये सारे इसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक ड्यूटीज़ हैं। अब आती है बात क्वासी जुडिशियल ड्यूटी की। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जुडिशरी का पार्ट नहीं है, बट जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देने में कोई इशू, कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, या उनको सिंबल देने में कोई डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, तो उस डिस्प्यूट को इलेक्शन कमीशन ही सुनेगा, सेटल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को चाहिए था बिरयानी छाप चुनाव चिन्ह, मगर मेरे को मिला नहीं, तो मैंने कंप्लेन किया, मैंने अपील फाइल करी, तो उसको इलेक्शन कमीशन ही सुनेगा। इसके साथ साथ अगर कोई चुनाव होता है, वहाँ पर खबर आती है पोल रिगिंग की, बूथ कैप्चरिंग की, तो उस केस में इलेक्शन कमीशन पोल को कैंसिल कर सकता है, रीपोल करवा सकता है। ओके, अगर किसी कैंडिडेट ने अपना खर्च, चुनावी खर्च नहीं सबमिट किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अगर किसी कैंडिडेट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया तो इस मैटर को भी इलेक्शन कमीशन ही सुनता है। इसके साथ साथ किसी एमपी या एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा आया हो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर को एडवाइस करने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है, और इलेक्शन कमीशन का ये एडवाइस बाइंडिंग होगा। एमपी के केस में प्रेसिडेंट पर
और एमएलए के केस में गवर्नर पर बाइंडिंग होगा, याद रखना। ओके, इसके बाद मान लो कि किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो वहाँ पर चुनाव कराने लायक कंडीशन हो गई है क्या, इस पर एडवाइस इलेक्शन कमीशन देगा। ओके, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतने पावर के साथ साथ कई सारे इश्यूज भी हैं। जब भी आप इश्यूज को लिखेंगे तो आप टॉपिक वाइज लिखेंगे। अपॉइंटमेंट के साथ क्या इशू है, इसके पावर के साथ क्या इशू है, इसके रिमूवल के साथ क्या इशू है, इस तरह से आप आंसर लिखेंगे, आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है अपॉइंटमेंट से संबंधित इश्यूज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट के लोगों की मेजोरिटी है, तो इन्हीं का आदमी इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया था सिलेक्शन कमेटी, उसमें सीजीआई को भी रखा गया था। पार्लियामेंट ने जो एक्ट पास किया उसमें सीजीआई को रिमूव कर दिया। ओके, सिलेक्शन कमेटी में अगर कोई वैकेंसी भी है तब भी उसका रिकमेंडेशन सही मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल एलओपी अगर वहाँ पर है ही नहीं, केवल पीएम और कोई मंत्री है, तब भी उनका नाम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ये क्या बात। दूसरा, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया है तो वहाँ पर तो एलओपी होगा नहीं। दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सिविल सर्वेंट को ही डाला गया है कि सिविल सर्वेंट होंगे वही उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। दूसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल में पैरिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकते हैं चीफ के रिकमेंडेशन पर बस। ओके, पोस्ट रिटायरमेंट, जैसे कि अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर है वो रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद ऐसा कोई रोक नहीं है कि वो सरकार के अंदर कोई पोस्ट नहीं होल्ड कर सकते या वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। इसीलिए बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने के बाद सरकारी पद पर अपॉइंट कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो सरकार की सेवा करते हैं पद में रहते टाइम, तो उनको गवर्नर वगैरह बना दिया जाता है। ओके, तो ये इशू है। दूसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिला हुआ है, बाकी जो दोनों इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको नहीं मिला हुआ है। ओके, तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनको रिमूव कैसे किया जाएगा, उसके प्रोसीजर पर हमारा संविधान साइलेंट है। बस ये कहा गया है कि उसके रिकमेंडेशन पर रिमूव कर सकते हो। ओके, बाकी मैंने बता ही दिया कि मतलब अगर रिटायर हो गए तो उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गवर्नर बन सकते हैं। इन सब पर रोक नहीं लगाया गया है। लगाना चाहिए ताकि इनके मन में कोई लालच न रहे कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो सरकार मेरे को एक जॉब दे देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो रिटायर होने के बाद उनको भी दूसरे पद पर अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि एक बहुत ही मैन ऑफ इंटीग्रिटी थे, जिनमें इंटीग्रिटी थी ही नहीं, वो थे सदाशिवम। ठीक है ना, उनका नाम था पी सदाशिवम। तो वो ऐसे जजमेंट पास किए, जब रिटायर हो गए तो उनको फिर अपॉइंट कर दिया गया एज ए जज। ठीक है, फिर एक और थे, मिश्रा नाम का कुछ नाम था उनका, अभी हाल में रिटायर हुए हैं, वो भी प्रो गवर्नमेंट सीजेआई थे, तो उनको भी अच्छा खासा ओहदा दे दिया गया रिटायरमेंट के बाद। मगर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए आर.एम. लोढ़ा, ये बहुत ही बेहतरीन जज थे। इन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई जज रिटायर होता है तो उनको ऑप्शन दो। ठीक है ना, उनको ये भी कहो कि आप जब रिटायर होते हैं तो आप एक कूलिंग पीरियड रखेंगे, मतलब 2 साल तक आप कोई भी पोस्ट नहीं ग्रहण करेंगे, 2 साल के बाद ही कोई पोस्ट रखेंगे। तो ये जो कूलिंग पीरियड का जो आइडिया था ये इन्हीं का था। अब बात ये आती है कि जो ईसी का जो बजट है, इट इज़ नॉट अ चार्ज एक्सपेंडिचर, उसको पार्लियामेंट वोट करता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इट शुड बी अ चार्ज एक्सपेंडिचर। दूसरा, रूलिंग गवर्नमेंट को फेवर करने का एलिगेशन लगता रहता है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर करने का। इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करने का एम्पल पावर इसके पास नहीं है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी मेंटेन किया जाए, ऐसा इसके पास कोई प्रावधान नहीं है, इसके पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, दूसरी बात,
क्रिमिनलाइजेशन को कम करने के लिए कुछ नहीं है इसके पास, मनी मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए अभी तो बहुत बढ़ता ही है। आप देख रहे हो कि बिहार में किस तरह से चुनाव हुए, जहाँ पर जो फंड है उसको राउट करके 10,000 रुपये, मतलब एक तरह से तुम समझो कि ब्राइबरी ही तो हुई। सरकार ने, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने घर घर जाके 1,000 रुपये देने के बजाय ऐसा ही बांट दिया। तो ये केवल बिहार की बात नहीं है, जो साउथ इंडिया में जो चुनाव होते हैं वहाँ पर तो कहा जाता है कि हमारे राज्य में शादियाँ होंगी, वहाँ पर हम सोना का ये सिकड़ी चाहे माला कुछ दान करेंगे, ऐसा मंगलसूत्र दान करेंगे। तो ये जो बात है फ्री बाइज की, ये केवल बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत में ही अलग अलग जगह पर ये चीज़ चलता है। ओके, अब आती है बात कि क्या क्या रिफॉर्म लिए जाने चाहिए। तो पहला रिफॉर्म तो ये है, एक गोस्वामी कमेटी बना था 1990s में। उन्होंने ये कहा था कि सिलेक्शन कमेटी जो बनेगा उसमें पीएम हो, लोकसभा में एलओपी हो और सीजेआई हो, मंत्री की जगह पर सीजेआई हो, ताकि सिलेक्शन कमेटी में गवर्नमेंट की मेजोरिटी ना हो। इसके साथ साथ अगर वो रिटायर होते हैं तो वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, गवर्नर तक नहीं बनाया जाना चाहिए उनको, ताकि उनके मन में कोई लालच न रहे और इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर रहते हुए वो ढंग से अपना सर्विस दें, ढंग से अपना काम करें। दूसरी बात, जो रिमूवल प्रोसीजर है वो इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ का, दोनों का सेम किया जाए, दोनों को सेम संवैधानिक प्रोटेक्शन दिया जाए। ओके, रिटायरमेंट के बाद उनको अलाउ नहीं किया जाए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करने का, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का, रिटायरमेंट से कम 10 साल तक, 10 साल के बाद ही, यही है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड 10 साल के बाद ही आप कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह ज्वाइन करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। एक बात और, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट है जज जो है ये ऑटोमेटिकली बन जाता है सीजेआई, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन में भी जो सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर है वो ऑटोमेटिकली चीफ बन जाए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए, ताकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो। अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट का बात नहीं मानता, उनके पक्ष में काम नहीं करता, तो गवर्नमेंट उसको बाईपास कर सकती है, उसके जूनियर को बना देगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस तरह का समस्या ना हो। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो दिया जाए, जिस तरह से सीएजी और यूपीएससी को मिलता है, इनका बजट सीएफआई पर चार्ज्ड होना चाहिए, मतलब इट शुड नॉट बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट। ओके, इलेक्शन कमिश्नर का एक इंडिपेंडेंट सचिवालय हो, सेक्रेटरिएट हो, ताकि उसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पे डिपेंड न रहना पड़े, डीओपीटी पे डिपेंड न रहना पड़े अपने ऑफिसर्स के लिए। ओके, दूसरी बात, आरपीओ को अमेंड करके इलेक्शन कमीशन को इतना पावर दे दिया जाए ताकि मनी पावर, मसल पावर, इन सबको कंट्रोल कर सके। ओके, तो ये बातें हो गई हमारी इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये इससे बाहर आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, और जितना कंटेंट मैंने आपको दे दिया, ये कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है आपको उसका आंसर देने का। ओके, ट्राई करना, कोई यूपीएससी का PYQ सॉल्व करो, चाहे कोई टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, इतना ही कंटेंट यूज़ करना है। ओके, चलो अब मैं सवाल देता हूँ। एक 17 प्रीलिम्स का सवाल है, कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। 5 हैं क्या? 5 तो लिमिट है, 3 है ना बाबू। क्या गृह मंत्रालय डिसाइड करता है कि इलेक्शन शेड्यूल क्या होगा? नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है ना, गृह मंत्रालय थोड़े। आपने सेकंड काट दिया। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट और मर्जर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। देखो, पहले तुम सेकंड काटो, जब तुम 2 काट दिया ना तो तुम्हारा आराम से 2 यहाँ पे ऐसे ही निकल जाएगा, तो आपका 3 ओनली आ जाएगा आंसर। क्लियर बात? अब आती है बात इलेक्शन कमीशन की। कह रहा है इलेक्शन मैनिफेस्टो शुड बी इन कॉन्सोनेंस विथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक्चुअली एक सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये बोला कि आप जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो और पॉलिटिकल पार्टी जो अपना मैनिफेस्टो निकालते हैं, तो
पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो इस तरह का हो ताकि वो रैशनल हो, वो अपने मैनिफेस्टो में कुछ भी ना लिख दें। जैसे कि अभी कह दिया था बिहार के आरजेडी ने कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह का जो प्रॉमिस, फेक प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिस जो भी कह सकते हो, तो अगर आप अपने मैनिफेस्टो में ये बात लिख रहे हो तो अच्छा, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं हुई इसको लिखने की फिर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, उसमें यह कहा गया है कि आप जो भी बातें अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे उसमें इकोनॉमी भी बताएंगे कि आपने जो बातें कही हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। तो केस था एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईसीआई को कि आप गाइडलाइन फ्रेम कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन फ्रेम किया और ये कहा कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो चुनाव में उसके पीछे का रैशनले बताओ, आप पैसा कहाँ से लाओगे वो काम करने के लिए, ये भी बताओ। ओके, तो यहाँ पर जो पहला है वो करेक्ट है। मैनिफेस्टो शुड रिफ्लेक्ट अ फाइनेंशियल मीन टू फुलफिल द प्रोमिसेस, सेकंड भी सही है। ओके, ECI कैन डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट नल एंड वाइड, ये काम इलेक्शन कमीशन नहीं हाई कोर्ट कर सकता है। ओके, अगर इलेक्शन प्रोसेस ओवर हो गया, कैंडिडेट विजय घोषित कर दिया गया, अगर किसी हारे कैंडिडेट ने केस फाइल कर दिया तो उसको नल एंड वाइड करार दे सकता है अगर सही पाया गया तो, मगर ये काम हाई कोर्ट करेगा न कि इलेक्शन कमीशन। तो तीसरा सन्नाटा है, 1 और 2 करेक्ट है, तो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर बात। चलो अगला सवाल है, बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सैलरी एंड इमोलमेंट आर डिटरमाइंड एज पर सेकेंड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो सेकेंड शेड्यूल में बहुत सारे धुरंधरों का नाम लिखा गया है जहां पर उनका इमोलमेंट वगैरह मेंशन किया गया है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन का बात नहीं आता। किसका आता है? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, चीफ जजेस का, ठीक है ना, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, इनका सैलरी इन्वॉल्वमेंट वगैरह सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, ईसीआई का नहीं है। ओके, इनके लिए जो रूल बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग इनकी सैलरी और अलाउंस तय होती है। तो पहला सन्नाटा है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन सेकंड शेड्यूल। दूसरी बात, जो रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर हैं क्या उनको डिबार किया गया है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट से? अभी मैंने बताया नहीं, दे आर नॉट डिबार्ड। तो आपका जो सेकंड है वो करेक्ट है, तो अब बी 2 ओनली। क्लियर बात, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी आज की, हमने पढ़ा आज इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसके साथ क्या क्या इश्यूज हैं, क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या पावर है इलेक्शन कमीशन का, क्या सीईसी और ईसी दोनों इक्वल हैं, और अपॉइंटमेंट, सैलरी, टर्म, रिमूवल। लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसको मैंने पूरा समराइज़ करके उसमें बहुत सारे पॉइंट, और क्योंकि देखो लक्ष्मीकांत में रिफॉर्म्स नीडेड वगैरह सब नहीं लिखा हुआ था, इश्यूज़ क्या क्या है सब नहीं, वो केवल संवैधानिक प्रोविजन वगैरह लिखा रहता है उसमें। ओके, तो ये बातें हो गई। तो जो मेंस का जो क्वेश्चन था कि किस तरह से इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस, यहाँ पर लिख दोगे बातें। ओके, तो यहाँ पर तुम केवल प्रोविजन नहीं लिखोगे, इसके साथ साथ जो इश्यूज हैं वो भी लिखोगे और वे फॉरवर्ड भी दोगे। ये नहीं कि 3 पॉइंट लिख करके आ गए कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया है, ये सब 2-3 पॉइंट लिख के आ गए बस बल्ले बल्ले कर रहे हैं, नहीं, इश्यूज भी लिखना है आपको और वे फॉरवर्ड भी देना है, क्योंकि डिस्कस कह रहा है यहाँ पे। क्लियर बात, ठीक है ना। चलो, तो ये बातें हो गई हमारी आज की, हम मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।